हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में एक नया चैप्टर स्टार्ट करना बच्चों, चैप्टर नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले हमने जो भी वीडियोस प्रोवाइड किया है वो आपको हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है तरलों में यांत्रिक गुण। ठीक है बच्चों, तरलों में यांत्रिक गुण, ये हमारा चैप्टर है तरलों में यांत्रिक गुण। और आज का जो लेक्चर है वो पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, और पूरा बेसिक हम बात करेंगे और क्रम से आप लोगों को हम पूरा लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल पे बने रहें, है ना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9685299149 9685299149। ओके बच्चों, तो जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द्रव गतिकी क्या है। द्रव गतिकी का मतलब बच्चों देखिए, द्रव गतिकी का मतलब होता है जब तरल गति करे। क्या करे? तरल गति करे। तरल गति करे इसका मतलब बच्चों द्रव गतिमान है। तो भौतिकी की एक शाखा जिसके अंतर्गत तरल के गति का अध्ययन करेंगे वो द्रव गतिकी कहलाएगा, और एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत तरल के स्थिर होने का अध्ययन करते हैं, मतलब किसी पात्र में तरल रखा हुआ है, पानी रखा हुआ है, उस स्थिति में हम, है ना, उसका अध्ययन करेंगे। तो जिस शाखा के अंतर्गत हम स्थिर तरल का अध्ययन करते हैं वो द्रव स्थैतिकी कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों? द्रव स्थैतिकी। ठीक है, जब तरल के गति का अध्ययन करेंगे वो द्रव गतिकी कहलाएगा, लेकिन जब स्थिर तरल क्या है बच्चों, स्थिर है, उसका अध्ययन कर रहे हैं तब वो आपका कहलाता है क्या? द्रव स्थैतिकी। तो यदि कभी ऑब्जेक्टिव में एक या नंबर में बच्चों पूछ दिया जाए कि द्रव गतिकी क्या कहलाता है, द्रव स्थैतिकी क्या कहलाता है, तो आप सभी बता सकते हैं कि भौतिकी की एक शाखा है जिसके अंतर्गत यदि तरल के गति का अध्ययन करेंगे वो आपका द्रव गतिकी कहलाएगा, और यदि किसी तरल के स्थिर अवस्था का अध्ययन करेंगे वो आपका द्रव स्थैतिकी कहलाएगा बच्चों। ठीक है, ये आपसे बन जाएगा कि नहीं। अब एक एक पॉइंट इसलिए लेकर चलता हूं ताकि आगे चलकर, है ना, आपको परेशानी ना हो बच्चों। आगे बात करते हैं तरल के संतुलन के बारे में कि कोई तरल मान लीजिए किसी भी पात्र में रखा हुआ है तो किसी वस्तु पर वो किस प्रकार से बल लगाता है। वैसे तो हमेशा तरल जो है किसी भी वस्तु पर रखा है, किसी भी पदार्थ पर रखा हुआ है, यदि वो तरल शांत अवस्था में है तो बच्चों पृष्ठ के अभिलंबत बल लगाता है। ठीक है, यदि तरल संतुलन में है, शांत अवस्था में, तो सदैव पृष्ठ के अभिलंबत बल लगाएगा, और यदि वो बच्चों तरल शांत नहीं है तो फिर दो दिशाओं में बल लगेगा। मैं आपको समझाता हूं कैसे। जैसे यहां पर बच्चों डायग्राम बना है, वही डायग्राम आपको यहां पे समझा रहा हूं कि यहां पे मान लीजिए एक पात्र है, एक पात्र है बच्चों, और पात्र में द्रव भरा हुआ है। हम नहीं भरते हैं, आप लोग समझ लो। यहां पे पात्र में द्रव भरा हुआ है, पूरा द्रव भरा हुआ है। अब इस पात्र में द्रव द्वारा कुछ इस प्रकार से बल लगाया जाता है। मान लीजिए एक बिंदु O है, यहां पर बल लगाया जाता है। तो आप सबको पता है कि जितना बल द्रव लगाएगा उसके विपरीत में, जैसे बल नीचे की ओर लग रहा है उसके विपरीत में एक अभिलंब प्रतिक्रिया बल लगती है, लंबवत, उसके ही लंबवत ऊपर की ओर। जितना द्रव नीचे की ओर बल लगेगा, अभिलंब प्रतिक्रिया एक बल लगेगा बच्चों। अब यहां पर मैं आपसे कह दूं कि यहां पर मान लीजिए थीटा कोण बना रहा है, तो जब द्रव स्थिर है, जब द्रव स्थिर है तो अभिलंबवत बल लगाता है पृष्ठ पर, लेकिन अब ये तो लंबवत नहीं क्योंकि थीटा कोण पर है। तो इसको हम दो घटकों में वियोजित करते हैं, एक ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर और एक क्षैतिज दिशा। यही तो होता है कि नहीं। अब बच्चों आपको मैं एक चीज यहां पे समझा दूं, जैसे कोण है तो कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। तो यदि मैं आपसे कह देता कुछ इस प्रकार से आपका चित्र बन रहा है, कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे थीटा है, ये आपका O है बच्चों, यहाँ पे मैं P कर देता, यहाँ पे R कर देता, सिंपल है। और फिर मैं आपसे कह देता कि साइन थीटा बराबर बताओ, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब बटे कर्ण। ठीक है बच्चों, यानी मैं आपसे PR का मान यदि पूछूं तो OR साइन थीटा। OR का मान मान लीजिए इसमें बल F है तो आपका बच्चों PR दिशा में बल हो जाएगा F साइन थीटा। ठीक है, मतलब ये जो लंबवत है वो F साइन थीटा, यानी ये भी लंबवत है, इसका मान भी F साइन थीटा हो जाएगा।
ठीक है, इसी आधार पर हम पूरा निकालते हैं। और थोड़ा देखना बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट समय देना। अब मैं इसके लिए निकालूं कि कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार आपका ओपी है, कर्ण आपका बच्चों ओ आर है। अब यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हुए होंगे, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है बच्चों, तो ओपी बराबर कितना हो जाएगा, ओ आर कॉस थीटा, और ओ आर का मतलब एफ कॉस थीटा, यानी क्षैतिज दिशा में बच्चों एफ कॉस थीटा। यानी ये जो बल है उस संतुलन की स्थिति में है। तब तो मान लीजिए दो बल, इसको हम मान के चलते हैं कि संतुलन की स्थिति में ना होकर के थोड़ा सा टेढ़ा बल लग रहा है, हो सकता है द्रव संतुलन की स्थिति में ना हो, तब ये दो घटकों में इसको वियोजित कर सकते हैं। एक तो आपका एफ साइन थीटा, एक दूसरा जो आपका बच्चों वो एफ कॉस थीटा। क्या, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा ये जो तल है इसके समांतर, और एफ साइन थीटा ये हमेशा लंबवत कार्य करता है। अब देखो थोड़ा समझना, यदि मान लीजिए द्रव संतुलन की स्थिति में है, द्रव संतुलन की स्थिति में है, तो इस पर कौन सा बल कार्य करेगा, केवल लंबवत ही बल कार्य करेगा। और लंबवत की स्थिति में थीटा का मान कितना होगा बच्चों, 90 डिग्री। और जब 90 डिग्री तो एफ कॉस थीटा की यदि वैल्यू देखें कि एफ कॉस थीटा मतलब एफ कॉस 90 डिग्री, एफ कॉस 90 का मतलब शून्य, तो एफ कॉस थीटा यानी टोटल बल शून्य हो गया। यानी जब लंबवत बल लग रहा है तो ये क्षैतिज दिशा में किसी प्रकार से तरल द्वारा कोई बल कार्य नहीं किया जा रहा है, इसलिए तो ये द्रव स्थिर है, संतुलन की अवस्था में है। अभी आप कहोगे सर कंफ्यूज हो गया, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। देखो मैं ये समझा रहा हूं कि पात्र था, ठीक है, पात्र में मान लीजिए द्रव इधर बल लगा रहा है, तो इसको हमने दो घटक में वियोजित कर दिया, दो घटक में वियोजित कर दिया, एक एफ साइन थीटा और ये एफ कॉस थीटा। अब जब मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये थीटा का मान 90 डिग्री हो जाए, तो एफ कॉस थीटा मतलब एफ कॉस 90 और कॉस 90 का मान शून्य, तो शून्य हो गया। यानी ये जो इस दिशा में बल लगने वाला है वो शून्य हो गया, तो केवल और केवल एफ साइन थीटा में बल लगेगा, यानी लंबवत बल लगेगा। इस स्थिति में द्रव जो है वो शांत अवस्था में है, संतुलन अवस्था में है, क्योंकि थीटा बराबर 90 डिग्री, जो बल लगने वाला था वो 90 डिग्री पर है, तो केवल ये लंबवत बल कार्य करेगा। क्योंकि एफ साइन 90 का मान रखेंगे तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो बल अधिकतम लगेगा। लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा यानी कॉस 90 का मान शून्य होगा, तो समांतर दिशा में बल नहीं लग रहा है। और यदि बच्चों इस समांतर भी दिशा में बल लगता तो द्रव स्थिर नहीं रहता, क्योंकि इधर भी बल लगता, थोड़ा बहुत ऊपर भी दो घटकों में लगता, तो जो द्रव है वो असंतुलित होता, द्रव इधर उधर गति करते रहता। इससे स्पष्ट भी होता है कि यदि संतुलन की स्थिति में है तो द्रव पर बच्चों लंबवत बल, द्रव द्वारा किसी पृष्ठ पर लंबवत बल लगाया जाता है। ठीक है, अब एक चीज को समझाने के लिए पूरा बेसिक लेकर चलना पड़ता है, लेकिन ये सब चीज आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान देता होगा कि ये कोण कैसे निर्धारित करते हैं, दो घटक में वियोजित कैसे करते हैं। ठीक है, हम चाहते तो कुछ भी ना बताते, 1 मिनट में खत्म, ऐसा वैसा कर देते। बाकी सारा चीज़ हमने पूरा बढ़िया वर्णन करके रखा है ताकि किसी बच्चे को कोई डाउट ना रहे। और यदि कोई नोट्स बनाना चाहता है तो कुछ भी नहीं यार, हमारे वीडियो के माध्यम से ही आप पूरा नोट्स बना सकते हो। जैसे कोई बच्चा चाहता है कि हम नोट्स नहीं खरीद सकते सर, तो क्या करें, तो आप हमारा बिल्कुल यूट्यूब वीडियो से क्रम से आप पूरा नोट्स तैयार कर सकते हैं। बाकी नोट्स लेना है यदि बच्चों को, तो आप लोग व्हाट्सअप नंबर हमारा पता ही होगा 96 85 29 91 49 9685299149 पर्सनल नंबर बच्चों, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।